स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर थर्ड, जो न्यूमेरिकल का लास्ट चैप्टर होने वाला है। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम कुछ इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम बात करते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले, तो सबसे पहले हम बात यही करते हैं कि इसमें केवल वही टॉपिक्स लिए गए हैं जो टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक्स इसमें छूटे हुए हैं लेकिन वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आते, दैट इज वाई वो टॉपिक आपको नहीं कराए गए हैं। फिर इसके बाद है यहाँ पे केमिकल काइनेटिक है, सेकंड आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, थर्ड आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, नेक्स्ट वन इज द रेट लॉ। फिर इसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी। फिर इसके बाद है हमारा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर हमारा यहाँ पे टेम्परेचर कुछ फैक्टर अफेक्टिंग है, जिसमें टेम्परेचर रिएक्शन है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, इफेक्टिव कोलिजन है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है, आरएनएस इक्वेशन है। और यहाँ पे हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फिलहाल यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया हुआ है। तो अब बात करते हैं कि एक्चुअल में ये होने क्या वाला है। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंट्रो की, केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। तो केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं, डू यू नो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। दो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टेबल पोजिशन, दैट्स कॉल्ड द potential energy, and the energy which is required for the movement, that's called the kinetic energy। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि जहां पे भी मूवमेंट की हम बात करते हैं वहां पे अगर कोई एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है तो दैट्स कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। हम यहाँ पे किसकी बात करने वाले हैं, केमिकल काइनेटिक्स। इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शंस में जब रिएक्टेंट हमारे रिएक्ट कर रहे होते हैं, अब जब रिएक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, या फिर आप इसके अंदर इंक डाल रहे हो तो इंक क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है। तो रिएक्ट करने पे आपको पता है कि जब रिएक्शन हो रही तभी तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो इंस्टेंट जो आपकी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शंस में जब भी आपके पार्टिकल्स रिएक्ट करते हैं, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड द केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स इज द फिनोमेना ऑफ द रिएक्टिंग ऑफ मॉलिक्यूल एंड प्रोसीडिंग द केमिकल रिएक्शंस। अब इसमें प्रोसीडिंग जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसके लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें हमारा पहला फैक्टर है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शंस की जब हम बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है जो हमारी किस पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट पे डिफाइन करती है। अब ये टाइम के रिस्पेक्ट में होती है कि हमारा कितना रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया और कितना प्रोडक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में प्रोड्यूस हुए। तो आप खुद सोचो कि जब भी कोई भी रिएक्शन हो रही होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने चाय का एग्जांपल लिया तो स्टार्टिंग में आप डालते हो तो उसमें पानी का पार्टिकल, वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, शुगर पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, इसके बाद टी पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, मिल्क के पार्टिकल्स होते हैं। इट मीन्स रिएक्टेंट की क्वांटिटी टाइम में स्टार्टिंग पे कैसी होती है, ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे आप प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ जाते हो, आपका टी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो आप क्या देखते हो कि धीरे धीरे आपको शुगर के पार्टिकल्स भी दिखाई पड़ना बंद हो जाएंगे। इसके बाद आपका वाटर की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, टी पार्टिकल्स भी आपके बहुत छोटे हो जाते हैं। तो जैसे जैसे रिएक्शन हमारी कंप्लीशन की तरफ जाती है वैसे वैसे प्रोडक्ट की रेट बढ़ जाती है और रिएक्टेंट की रेट टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे जब आप कोई रिएक्शन लिखोगे तो उस रिएक्शन पे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया A प्लस बी प्रोसीड द C प्लस डी, तो आपको यहाँ पे तो टाइम का रिस्पेक्ट देना है। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये दोनों रिएक्टेंट है तो ये हमेशा आपके कम होंगे, तो ये हमेशा वैल्यू किस में जाएगी, माइनस, और ये वैल्यू हमेशा किस में जाएगी, प्लस पे जाएगी। और बाकी आपका यहाँ पे यही हो जाएगा DA, DB, DC एंड DD। ठीक है, तो ये हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। फिर हमारा आता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपसे बोलता है फॉर एग्जांपल 5 मिनट का टाइम था, उसके पहले रेट हमारी कितनी थी, 0.30 थी m, और उसके बाद 5 मिनट के बाद या फिर आपने 20 सेकंड के बाद ही देखा तो आपकी जो रेट हुई वो 0.28 हो गई। तो 0.2 की कंसंट्रेशन क्या हो गई, उसमें कम हो गई। तो टाइम की रिस्पेक्ट में जब रेट हमारी चेंज हो रही होती है तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। यहाँ पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका हो जाएगा 0.30 पहले थी, फिर 0.28 इधर पे हो गई, कितने की टाइम, 10 सेकंड की टाइम की रिस्पेक्ट में हुई। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका, इससे हम क्वेश्चंस करेंगे। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा ये स्यूडो वर्ड ना बड़ा अच्छा वर्ड होता है। स्यूडो का मतलब होता है कि जब भी कोई भी चीज गलत हो रही होती है और सामने वाला रिप्रेजेंट कुछ और कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्शन हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो आपको दिखा रहा है कि नहीं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिखा रहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्यूडो। स्यूडो हमेशा गलत चीजों के लिए यूज होता है। ठीक है, इसको भी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। फिर हमारा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद ऑर्डर की बात करेंगे, मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करेंगे,
और जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे, और ये यहाँ पे जितने फैक्टर्स दिए हुए हैं इनकी बात करेंगे। अब एक एक करके हम लोग इनके न्यूमेरिकल पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स और है, जैसे कि मॉलिक्यूलरिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कितनी कंसंट्रेशन, कितने मॉलिक्यूल्स हमारे रिएक्ट करें, वो मॉलिक्यूलरिटीज को डिफाइन करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, जो कंसंट्रेशन की पावर का सम होता है, दैट्स कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर इसके बाद है यहाँ पे हमारी फर्स्ट ऑर्डर के लिए मॉलिक्यूलरिटी या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग होती है, जीरो के लिए अलग होती है, सेकंड के लिए अलग होती है। तो जीरो में हमारे कंसंट्रेशन पे कभी फैक्टर डिपेंड ही नहीं करता है। फिर हम बात करते हैं इन्हीं के लिए रेट लॉ भी हमारा आता है कि रेट लॉ को कैसे आप डिफाइन करोगे, तो रेट लॉ सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पे डिफाइनेबल होता है। फिर यहाँ पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी और ये इफेक्टिव कोलिजन। अच्छा, होता क्या है कि फॉर एग्जांपल कुछ कोलिजन्स होते हैं, जैसे कि आपको पढ़ाया गया तो कुछ पढ़ाना आपके माइंड पे एकदम से स्ट्राइक कर जाता, तो अगर स्ट्राइक कर जाता तो आप उसको कैप्चर कर लेते हो, तो जो स्ट्राइक करके आपने कैप्चर किया ना वो हमारे इफेक्टिव कोलिजन हो जाते हैं। और जो सामने से कोलिजन तो आ रहा था लेकिन वो हमारे माइंड पे स्ट्राइक नहीं किया, उसको आपने कैप्चर नहीं किया, तो वो हमारे इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं होते हैं। वो आपके कौन से कोलिजन होते हैं, वो आपके केवल इफेक्टिव कोलिजन, थ्रेशोल्ड कोलिजन। तो यहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिजन्स होते हैं। और एक्टिवेशन पे चले जाएंगे तो जो आपको एकदम एक्टिवेट करा दे, मींस हमने उसको ग्रैब किया और ग्रैब करके आपकी रिएक्शन जो हो गई वो आगे फॉरवर्ड होगी, तो वहां पे हमारी एक्टिवेशन एनर्जी वर्कआउट करेगी। तो इन सारे टॉपिक्स में हम लोग न्यूमेरिकल कैसे करने वाले हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पहला क्वेश्चन है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे एक रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है किसका, 2N2O5। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं और पूरे नंबर आपको देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो यहाँ पे ये इक्वेशन दी हुई है, अब वो आपसे बोल रहा है कि द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज दिस वन। तो सबसे पहले इसको रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्मेट में लिख लो। तो आप लिखोगे कैसे, तो लिखने के लिए आपको पता है कि ये वाला फैक्टर क्या है, रिएक्टेंट का, और ये वाला फैक्टर किसका है, प्रोडक्ट का। तो रिएक्टेंट के लिए आप सबसे पहले तो नीचे dt मेंशन करोगे, फिर इक्वल, फिर नीचे dt मेंशन करोगे, फिर इक्वल, फिर नीचे dt मेंशन करोगे। फिर इसके बाद आपको पता है कि रिएक्टेंट हमेशा कम होता है तो ये माइनस में जाएगा, बाकी आपके किस में जाते हैं, प्लस में। ये 2 दिया हुआ है तो ये 1/2, ये 4 गिवन है तो 1/4, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इट मीन्स ये आपका ऐसे ही रहेगा। उसके बाद D और ब्रैकेट में आपका जाएगा N2O5 का कंसंट्रेशन है। ये वाला किसका कंसंट्रेशन है, NO2 का कंसंट्रेशन है। दिस वन इज कंसंट्रेशन ऑफ O2। फिर इसके बाद हम बात करते हैं तो 1 को तो आप हटा देते हैं क्योंकि 1 अंडरस्टूड है। इट मीन्स अगर किसी से ये बोला जा रहा है कि भाई सामने वाले ने समोसा खाया, तो ये तो अंडरस्टूड है ना कि एक समोसा खाया होगा। अगर आधा या 2 समोसे दिए होते तो उसको हम लोग मेंशन करते हैं, अगर एक समोसा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर इसके बाद आपसे बोल क्या रहा था यहाँ पे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन NO2 का था, मीन्स आपको इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन पे गिवन थी। कितनी थी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू थी आपकी dNO2 अपॉन dt की वैल्यू थी क्वेश्चन में 2.8 इंटू 10⁻³ फिर इसके बाद है कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। आपको किसकी अच्छा जिसकी करनी, अगर मान लो O2 की करनी होती तो जिसकी भी करनी होती आप उसको क्या कर देते हो, उसके इक्वल कर देते हो। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, dN2O5 अपॉन 2 dt इज इक्वल टू 1/4 NO2 अपॉन dt। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है तो यहाँ पे पुट कर दो इसकी वैल्यू 1/4 और इसकी वैल्यू कितनी थी 2.8 इंटू 10⁻³ इसके बाद ये देखो यहाँ पे 2 है, ये भी 2 आपका इधर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1.4 इंटू 10⁻³ और आपकी यूनिट मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक, तो ये आपकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 हो जाएगी। ऐसे ही इसी टेक्निक पे आपका लास्ट ईयर पे क्वेश्चन पूछा गया था MCQ पे, आइए आप वो है For the reaction of 2A plus B gives the 3C and D, which of the following is an incorrect expression for the rate of reaction? तो आप ध्यान से देखो, अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया हुआ था ये दोनों क्या है बेटा, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमेशा किस में होते हैं, माइनस में, और ये दोनों क्या है आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमेशा किस में जाती है, प्लस में।
तो रिएक्टेंट माइनस में जाता है, प्रोडक्ट प्लस में आता है, पहले आप यही देख लो। सी वाला बोल रहा है, सी मतलब क्या है, सी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट किस में जाएगा, प्लस में, वैल्यू किस में दी हुई है, माइनस में, तो वो बोल रहा है इनकरेक्ट एक्सप्रेशन, तो आपका यही इनकरेक्ट एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि बी वाले में अगर देख रहे हो तो डी बी अपॉन डी टी, क्योंकि कुछ नहीं था, ये तो बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद आ रहे हो डी डी अपॉन डी टी टी, तो यहाँ पे देखो डी डी अपॉन डी टी गिवन है और ये भी हमारा किस में है, प्लस में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद हमारा ए के फैक्टर अगर हम देख रहे हैं तो 2 है कंसंट्रेशन, तो हमारा 2 इसमें आ गया, डी टी आ गया, डी ए माइनस में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा, ये तीनों करेक्ट ऑप्शन है, ये वाला इनकरेक्ट है और वो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे ना एक्साइटमेंट में क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो और साथ में गलत कर देते, जैसे यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा है, वो हो सकता है देख लें कि नहीं ये तो करेक्ट है बिल्कुल, तो इसको पता लगा उठा करके कर दें, तो आप इनकरेक्ट देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन ये होगा। ये सारे के सारे आपके इनकरेक्ट हैं, क्यों? क्योंकि ये सारे सही ऑप्शन है और ये गलत ऑप्शन है, और वो वहां पे क्वेश्चन है पूछ रहा है आपसे गलत ऑप्शन, ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। फिर यहाँ पे बात करते हैं, इन द रिएक्शन BrO3 नेगेटिव प्लस 5Br नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव गिव्स द 3Br2 प्लस 3H2। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन, किसकी पूछ रहा है, ब्रोमीन की, ये रहा आपका ब्रोमीन। फिर इसके बाद बोल रहा है इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड कहाँ गया, ये रहा। अब वो बोल रहा है कि दोनों में रिलेटिबिलिटी बताओ, तो देखो ब्रोमाइड किसके फैक्टर में दिया हुआ है, रिएक्टेंट के फैक्टर पे, और ब्रोमीन किसके फैक्टर में दिया हुआ है, प्रोडक्ट के फैक्टर में। तो पहले इसके लिए लिख लो रेट एक्सप्रेशन, तो क्या जाएगा आपका 1/5 डी Br नेगेटिव अपॉन डी टी, ये रिएक्टेंट साइड है मीन्स माइनस में जाएगा, और प्रोडक्ट साइड आपका क्या है 1/3 डी Br2 अपॉन डी टी, ये प्लस में जाएगा। अब वो आपसे पूछ रहा है कि दोनों में कांटेक्ट आप देख लो, तो डी Br2 अपॉन डी टी के कांटेक्ट में दे रहा है, डी Br2 अपॉन डी टी कांटेक्ट में दे रहा है, तो ये 3 को कहाँ ट्रांसफर कर दो, यहाँ ऊपर। तो अगर 3 को आप ऊपर ट्रांसफर कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3/5 माइनस का डी Br नेगेटिव अपॉन डी टी। अब आप देख लो यहाँ पे क्या दिया हुआ -5/3, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। फिर इसके बाद दे रहा है आपका 5/3, ये भी नहीं होगा आपका। फिर इसके बाद दे रहा है आपका 3/5, 3/5 तो है बट 3/5 भी किसका है, माइनस का, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, लास्ट वाला। तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस आपको रेट ऑफ रिएक्शन ढंग से लिख लेनी है, उसके बाद देखना है कि कौन किसके डिसअपीयरेंस रिएक्टेंट्स को। स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके क्वेश्चंस। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट गिव्स द प्रोडक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम दिस वन कंसंट्रेशन टू दिस वन कंसंट्रेशन, ठीक है, और टाइमिंग दिया हुआ है, कितने टाइम ऑफ ड्यूरेशन में दे रहा है 25 मिनट्स। क्वेश्चन का सबसे पहला फॉर्मेट यही होता है कि आप क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या राइट डाउन कर लो, जो भी गिवन है, तो यहाँ पे क्या गिवन है। अब ध्यान रखना कि यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन दे रहा है तुमको, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो रिएक्टेंट की फर्स्ट कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की सेकंड कंसंट्रेशन किसकी रिस्पेक्ट में दे रहा है, टाइम की रिस्पेक्ट में दे रहा है। तो तुम्हारा यहाँ पे R1 का सीन कितना है, 0.2 पहले थी और फिर उससे कितनी चली गई है, 0.3 चली गई है, पहले कितनी थी 0.03। फिर तुम्हारा यहाँ पे टाइम ऑफ ड्यूरेशन कितना था 25 मिनट्स, कितना था 25 मिनट, तो तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा -0.01 अपॉन 25। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा ठीक, तो तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा 4 × 10⁻⁻⁴। अच्छा यहाँ पे ये ऊपर क्या गिवन है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन गिवन है m के फॉर्म पे, और नीचे आपका टाइम गिवन है, तो ये टाइम हमारा मिनट के फॉर्म पे है, तो ये मिनट इनवर्स चला जाएगा। अगर इसी को आप सेकंड में चेंज कर रहे हो तो आप क्या करने वाले हो, 4 और यहाँ पे क्या कर दोगे 60 से डिवाइड कर दोगे, तो आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा ठीक है। तो आप इसको किस में रख सकते हो, मिनट में भी रख सकते हो, आप इसको किस में रख सकते हो, सेकंड में भी रख सकते हो। आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अच्छा क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा था यहाँ पे, टाइम ऑफ ड्यूरेशन चेंज हो रहा है इतनी कंसंट्रेशन से इतनी कंसंट्रेशन, टाइम ऑफ ड्यूरेशन कितना, तो 25 मिनट।
कैलकुलेट करनी थी आपको एवरेज रेट। एवरेज रेट में आपको क्या करना होता है, जो सेकंड वन रेट होती है आपकी और जो फर्स्ट वन रेट होती है उसमें आप उसको माइनस कर देते हो। सेकंड वन रेट माइनस फर्स्ट वन रेट, टाइम ऑफ ड्यूरेशन 25 मिनट था, क्योंकि इसमें हम क्या देखते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना हमारा रेट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ कंसंट्रेशन आपका इतना चेंज हो रहा था। दिस वन इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ मिनट्स। अगर आपको सेकंड में करना है तो आप अपॉन 60 कर दोगे, आपका सेकंड में आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला है इन द रिएक्शन टू ए प्रोडक्ट्स। आपको अच्छे से पता है, फिर से इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। कंसंट्रेशन ए डिक्रीजेस फ्रॉम द 0.5 टू 0.4। मीन्स हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कितना है, 2a, इसका मतलब 1/2। और ये रिएक्टेंट हमेशा हमारा किस में जाता है, माइनस में जाता है। यहाँ पे कंसंट्रेशन हमारी कितनी जा रही है, 0.4 जा रही है 0.5 से, तो 0.4 माइनस 0.5 अपॉन कितने में जा रही है, 10 मिनट्स में जा रही है। ठीक है, 10 मिनट्स में जा रही है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 0.1 माइनस का, फिर यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 0.05। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं इनको। यहाँ पे आपको कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग द इंटरवल, तो आपकी जो रेट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.005। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन यहीं पे, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल X to Y फॉलोज द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर का मतलब बोलता है कि आपको बिना कुछ सोचे समझे सेकेंड पहले ही लिख लेना है। फिर वो बोल रहा है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ X इंक्रीज टू 3 टाइम्स। ठीक है भाई, पहले में आपने यहाँ पे x कर दिया, इसको हमने लेस कर लिया R1, ये x थी। फिर वो बोल रहा है कि इसी कंसंट्रेशन को आप क्या कर रहे हो, 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। अगर आप इसी को 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो, इट मींस कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो कितनी हो गई ये। अब वो बोल रहा है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाउ विल इट अफेक्ट द कंसंट्रेशन द रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे R2 अपॉन R1 मेंशन कर लो। अब आप खुद सोचो यहाँ पे कितना आ गया, k से k तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x ही कंसंट्रेशन। R2 देखो कितना है यहाँ पे, 3x²। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 9kx²। तो आपका ये यहाँ पे होने वाला है कितना, 9kx² अपॉन, और यहाँ पे कितना है, kx²। तो इधर तो आप अब इधर देख रहे हो कितना हो रहा है, तो आपकी ये जो कंसंट्रेशन है 9 टाइम्स चेंज हो जाएगी। कितने टाइम्स चेंज हो जाएगी, क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन ऑफ 2 × 10⁻⁶ मोल -2 लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 0 2 1 and 3। अच्छा देखो, कभी कभी ऐसा आता है, समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो फिर हम कैसे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करें। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 0 ऑर्डर, इन क्वेश्चंस को अगर आपको क्विकली करना है तो आप इसके लिए इनको याद कर लो, 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इधर देखो, इधर हम इसको दोबारा बता लेंगे। तुम लोग अगर फोन नहीं रखे, बेवकूफ है कि इतना सा नहीं समझ पा रहे हो, वापस शुरू करते हैं। नहीं रहने दो, हम काट देंगे। द रेट कांस्टेंट, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 2 × 10⁻⁶ मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 0 2 1 and 3। ऐसे क्वेश्चन बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, इसमें समझ में नहीं आता कि अगर आपका रिएक्शन की केवल एक रेट कांस्टेंट दिया हुआ है तो आप कैसे फाइंड आउट करो। तो इनके लिए बहुत क्विकली आपको करना क्या है, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट्स याद कर लेनी है। 0 ऑर्डर की रिएक्शन की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर की सिर्फ टाइम इनवर्स होती है, सेकंड ऑर्डर की आपकी मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स होती है, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन आपकी होती है जो यूनिट मोल -2 लीटर स्क्वायर टाइम इनवर्स। और आपको करना क्या होता है कि जब भी जिसकी ऑर्डर, तो आप क्या करोगे, जो रेट कांस्टेंट गिवन हो उसकी यूनिट्स को देख लिया करो। यहाँ पे यूनिट आपको कितनी मिल रही है, मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ये हमारी किसकी होती है, थर्ड ऑर्डर की होती है। किसकी होती है, थर्ड ऑर्डर की यूनिट होती है। तो यहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए यूनिट्स को आपको याद करना है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, विच
which is the following statement is applicable for the balanced chemical reaction of an elementary reaction. अच्छा, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, आपकी एक स्टेप में खत्म हो जाती है। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए कभी भी हमारी मॉलिक्युलरिटी जो होती है वो जीरो नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? जीरो नहीं। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्योंकि वो हमारी एक ऑर्डर में तो खत्म होगी। अब यहाँ पे पहला है ऑर्डर इज सेम एज मॉलिक्युलरिटी, और जो हमारी ऑर्डर होती है वो मॉलिक्युलरिटी के सेम होती है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ऑर्डर इज लेस देन मॉलिक्युलरिटी, कम भी नहीं होती है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है ऑर्डर इज ग्रेटर देन मॉलिक्युलरिटी, नहीं, ऐसा भी कोई सीन नहीं है। यहाँ पे सीन क्या होता है कि जब भी हम एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करते हैं तो जो ऑर्डर होती है वो हमेशा मॉलिक्युलरिटी की सेम होती है, और मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। दो कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी कंडीशन? पहली कंडीशन, ऑर्डर हमेशा किसके इक्वल होगी? मॉलिक्युलरिटी के इक्वल होगी, और मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शंस करेक्ट थे, एक फर्स्ट ऑप्शन और एक था आपका फोर्थ वन ऑप्शन, जिसमें लिखा हुआ था यहाँ ऑर्डर इज सेम एज मॉलिक्युलरिटी एंड द मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी जीरो। व्हाई? क्योंकि रिएक्शन आपकी एक स्टेप, जैसे H2 प्लस N2 2NH3, तो आपकी ये रिएक्शन एक स्टेप पे तो खत्म होगी। तो आप खुद सोचो ना कि यहाँ पे जो मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू होगी वही हमारी वैल्यू किसकी हो जाएगी? सेम एज उसकी ऑर्डर हो जाएगी, और ये कभी भी हमारी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि रिएक्शन हमारी एक स्टेप में ही खत्म हो रही है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपकी जो मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू है वो जीरो हो सकती है। फिर हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में। फॉर द रिएक्शन H2Br2 gives 2HBr, the expression the experimental data suggests rate K H2Br2 half given है। the molecularity and the order of the reaction आपको फाइंड आउट करनी। तो मॉलिक्युलरिटी की अगर हम बात करते हैं, रिएक्शन आप देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसका और इसका मॉलिक्युलरिटी तो हमारी यही हो गई ना कि इनके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे। तो यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अब 2 देख लो, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। भाई इन दोनों का तो पत्ता यहीं से कट हो गया, तो आपके इन दोनों में से कुछ होना चाहिए, ठीक। तो मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 2। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है जो कंसंट्रेशन की पावर होती है उसका क्या कर देते हो आप? सम कर देते हो। तो कंसंट्रेशन की पावर यहाँ पे कितना हुआ? 1, और यहाँ पे कितनी? हाफ। तो 1 प्लस हाफ। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो हमारा ये आ जाएगा 3। इसका मतलब है 1/2। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी नंबर। कौन सा होगा? बी नंबर। समझ में आया? तो ये आपके सिंपल से क्वेश्चंस थे। अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉर द एज्यूम रिएक्शन X2 + 3Y2 gives the 2xy3, राइट द रेट ऑफ इक्वेशन इन द टर्म ऑफ रेट डिसअपीयरेंस ऑफ Y2। तो ये ध्यान से देखो, यहाँ पे रेट डिसअपीयरेंस किसके टर्म में लिखना है आपको? Y2 के टर्म पे लिखना है। तो सबसे पहले आप अपनी रिएक्शन पे फोकस करो। रिएक्शन आपकी क्या बोल रही थी? पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ। रिएक्शन आपकी क्या बोल रही थी? X2 + 3Y2 gives 2xy3। अब यहाँ पे करने क्या वाले हो? ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट के टर्म है, ये किसका टर्म है? प्रोडक्ट का टर्म है। तो आपको पता है कि सबको इक्वल करना है आपको। यहाँ पे रिएक्टेंट हमेशा माइनस के टर्म में होते हैं, प्रोडक्ट प्लस। क्यों माइनस प्लस के टर्म पे होता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर इसके बाद है क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट हमेशा कम होता जाता है जैसे से रेट ऑफ कंप्लीशन बढ़ती जाती है, और प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा होता जाता है। फिर यहाँ पे नीचे आपका dt एंड हियर इज ऑल्सो dt। यहाँ पे आप देख रहे हो कंसंट्रेशन का टर्म कुछ भी नहीं है, तो आपका dx2 यहाँ पे 1/3 हो जाएगा dy2, यहाँ पे आपका 1/2 dxy3। फिर इसके बाद उसने आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ y2। आपको किसके टर्म पे लिखना है? y2 के टर्म पे। तो आप करने क्या वाले हो? आप y2 को पहले इसके इक्वल करो, फिर y2 को इसके इक्वल करोगे। तो फर्स्ट टर्म पे आप करने वाले हो -dy2 अपॉन 3 dt इज इक्वल टू -dx2 अपॉन dt। अब अगर आप खुद सोचो y2 के टर्म पे करने वाले हो तो ये 3 क्या हो जाएगा आपका? इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या होने वाला है? 3dx2 अपॉन dt। ये हमारा y2 का पहला टर्म आया। सेकेंड टर्म आपका क्या होने वाला है? -dy2 अपॉन dt। दूसरा वाला टर्म क्या था यहाँ पे? dxy3 अपॉन 2 dt। और 3 जो यहाँ पे था वो शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा? 3/2। तो आपका दूसरा टर्म ये हो गया। आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
सेकेंड क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द ऑर्डर लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया हुआ था कि जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर की यूनिट्स क्या होगी, तो यहाँ पे लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, तो आपकी ये यूनिट होती है किसकी, सेकेंड ऑर्डर की। आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपका बोल रहा है assertion the molecularity of the reaction H2 plus Br2 gives 2HBr gives HBr appearance is to be 2, तो ऑफ कोर्स एक मॉलिक्यूल इसका रिएक्ट कर रहा है एक मॉलिक्यूल इसका रिएक्ट कर रहा है, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी 2। तो assertion आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिर बोल रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व इन द गिवन एलिमेंट्री रिएक्शन, ऑफ कोर्स इस रिएक्शन में आपके 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, तो इसका आंसर आपका होने वाला है आंसर नंबर ए। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका assertion फॉर द रिएक्शन 2N2O5 4NO2 प्लस O2 रेट इसकी गिवन है KN2O5 कंसंट्रेशन। ठीक है, ये जो आपकी रिएक्शन है आपको पता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, रिएक्टेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो रेट बिल्कुल करेक्ट आपकी गिवन है। फिर बोल रहे रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5, जो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं डीकम्पोज कर रहे हैं, वो स्लो स्टेप के थ्रू होगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। बट decomposition of N2O5 is not relatable to the rate of reaction, तो assertion reason both are correct but the reason is not correct explanation of assertion, तो इसका आंसर आपका होने वाला है बी नंबर।